जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक हम 45 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज 46वें वीडियो लेक्चर में देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। अगर आपको पीछे का वीडियो लेक्चर देखना है तो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1897 में। बाद में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। भारतीय नागरिक सेवा में उनका चयन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। वर्ष 1938 से एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। तो जर्मनी कब गए थे? तो 1941 में गए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उनको देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था उनको। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो देशभक्तों का देशभक्त किसके लिए प्रयोग शब्द है? तो ये सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया जाता है, देशभक्तों का देशभक्त। और किसने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 2 नवंबर 1941 को जर्मनी की सरकार के सहयोग से फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी। सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। तो प्रश्न बनता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह ने जापानियों के साथ, तब मोहन सिंह किसके साथ हो गए? जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली 14वीं पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एलवी फिट जय पैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक में रह रहे भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आई वाची फुजिवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। 15 जुलाई 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं मेजर फुजिवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। INA की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। तो INA के प्रथम सेनापति कौन बने थे? तो कैप्टन मोहन सिंह बने थे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ पे किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे। पहला भाग था फेडरेटेड मलय स्टेट, दूसरा था अनफेडरेटेड मलय स्टेट, तीसरा था स्टेट्स सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। पहला था इसमें मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य। दूसरा था डिंडिंग, तो वर्तमान नाम उसका क्या है? मानजुंग, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। और तीसरा था पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। चौथा था सिंगापुर, अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है, जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब मलय का हिस्सा था। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है, जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। आज़ाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। रशीद अली को 7 वर्ष की कठोर कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लाउड ओचिनलेक ने विवश होकर आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की 3 मुख्य अभियुक्त समेत अन्य अभियुक्तों की सजा माफ करने पर मजबूर होना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 1 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 में हरिपुरा एवं वर्ष 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। उन्हें नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 3 है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 5 है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था? तो जर्मनी ने जोड़ा था नेताजी शब्द को। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, INA मानसिक पुत्र था। INA मानसिक पुत्र था तो किनके द्वारा ये बनाया गया था INA? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा द्वारा। दिसंबर, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली 14वीं पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक में रह रहे भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बनाए जाने के बजाय जापान का मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आइची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। अगला प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने सुझाया था। ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है, तो अभिष्ट विकल्प मोहन सिंह ही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुई थी। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया, किंतु इसके प्रथम डिवीजन के औपचारिक गठन की घोषणा जुलाई 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया। जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन एवं काउंसिल ऑफ एक्शन के प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि KPK मेनन, नेधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि KPK मेनन, नेधाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद होने के कारण 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उसके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस के महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। प्रश्न संख्या 12 है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। प्रश्न संख्या 13 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को की थी। प्रश्न संख्या 14 है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो जापान सहित 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार
प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को 9 देशों ने मान्यता दी थी। ये देश मुख्यतः ध्रुवीय शक्तियाँ यानी एक्सिस पावर और जापान द्वारा समर्थित शासन थे। मान्यता देने वाले देशों की सूची इस प्रकार है। पहला था इसमें जापान, दूसरा जर्मनी नाजी शासन वाला, तीसरा था इटली मुसोलिनी का फांसीवादी सरकार, चौथा था थाईलैंड, पांचवा बर्मा जापान द्वारा समर्थित सरकार थी, छठा था इसमें फिलीपींस जो जापान द्वारा प्रायोजित दूसरा गणराज्य था, सातवां था मंचुकुओ मंचूरिया चीन में जापानी कठपुतली सरकार, आठवां था वांग जिंगवेई शासन नानजिंग चीन में जापानी कठपुतली सरकार, और नौवां था क्रोएशिया धुरी राज्यों द्वारा समर्थित कठपुतली राज्य था। कुछ स्रोतों में स्लोवाकिया या अन्य धुरी संबद्ध राज्यों का उल्लेख हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से स्वीकृत राज्यों की संख्या 9 ही थी। हालांकि ये मान्यताएं प्रतीकात्मक थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तो तत्कालीन मलय में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय स्टेट्स, और दूसरा था अनफेडरेटेड मलय स्टेट्स, तीसरा था स्टेट्स सेटलमेंट तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला था मलक्का, वर्तमान मलेशिया का एक राज्य, तीसरा था डिंगडिंग, वर्तमान नाम इसका क्या है तो मानजुंग है, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है, तीसरा क्या था इसमें तो पेनांग था, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है, और चौथा था सिंगापुर। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की, 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना, 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था तो रास बिहारी बोस ने सक्रिय सहयोग दिया था। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। इसमें मेजर करतार सिंह आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। प्रश्नगत विकल्पों में मेजर करतार सिंह आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। मेजर जनरल शहनवाज खां आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड के सेनापति थे। प्रेम कुमार सहगल भी आईएनए के प्रमुख अधिकारी थे। कर्नल शौकत अली मलिक आईएनए के गुप्तचर सेवा प्रमुख अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सरदार ए जंग की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के आईएनए से जुड़ा नहीं था तो एसए डांगे नहीं जुड़े थे, प्रेम सिंह सहगल जुड़े थे, मेजर जनरल मोहन सिंह भी थे इसमें, और शहनवाज खान भी इससे जुड़े थे। उपर्युक्त विकल्पों में प्रेम सिंह सहगल, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह का संबंध आज़ाद हिंद फौज से है, जबकि श्रीपाद अमृत एसए डांगे का संबंध भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन से है, न कि आज़ाद हिंद फौज से। अतः विकल्प ये सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था तो रंगून में स्थित था। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से यांगून में स्थानांतरित कर दिया था। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे तो बीसी दत्त आईएनए से नहीं जुड़े थे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शहनवाज को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न संख्या 23 है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे
तो शिलभद्र याजी जुड़े रहे थे। शिलभद्र याजी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 2 नवंबर 1941 को जर्मनी की सरकार के सहयोग से उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मनी तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वाचित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो भारत माता रेजिमेंट इसका नाम था। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, तो इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा। प्रश्न संख्या 30 है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो आज़ाद हिंद दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। आज़ाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। प्रश्न संख्या 31 है, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया था? तो राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं शहनवाज खां को आजीवन निर्वासित कर सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष की दंड दिया गया 7 वर्ष कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। हालांकि इस निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सर क्लाउड ओचिनलेक ने विवश होकर आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की 3 मुख्य अभियुक्तों समेत अन्य अभियुक्तों की सजा माफ करने पर मजबूर होना पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो मोहन सिंह ने नहीं किया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख पीके सहगल, शहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लों को एक साथ अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष की ओर से भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू आदि वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हुई। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूला भाई देसाई ने वकीलों की अध्यक्षता की थी।
वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। प्रश्न संख्या 34 है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इन विकल्पों में सर टीबी सप्रू थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। भूलाभाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू इसमें थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो आसफ अली और भूलाभाई देसाई इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्ष 1945-46 में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो भूलाभाई देसाई थे। इन विकल्पों में भूलाभाई देसाई थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था? तो वर्ष 1945 में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 39 है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। INA आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त INA के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों, कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे के बचाव पक्ष में वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। प्रश्न संख्या 40 है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं? तो आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। प्रश्न संख्या 41 है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं? तो बेबल योजना इससे संबंधित घटना है। वर्ष 1945 में बेबल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा, ये सभी 1945 की घटनाएं हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेबल योजना 14 जून 1945, बेबल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य ने भारत के नाजीवादी, फांसीवादी तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। अगला अध्याय हम देख लेंगे कैबिनेट मिशन अगले वीडियो